भाइयों, मैं गौरव आपको फिर से वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें आपके एक मैं क्वेरी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मुझे अभी रिसेंटली एक पूजा की एक क्वेरी आई मुझे कि नॉन रेजिडेंट को वो पेमेंट कर रहे हैं बेसिकली फॉरेन कंपनी को, तो उसके रिलेशन में टीडीएस इंपैक्ट क्या होगा और फॉर्म 15 की बेसिकली एप्लीकेबिलिटी के बारे में मुझसे पूछा है। तो गाइस, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मेरे इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक के टारगेट्स क्या अनलिमिटेड, सब्सक्राइब करना वो अनलिमिटेड, ठीक है। क्योंकि गाइस, इसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मोटिवेशनल कंटेंट और स्टडी टिप्स एंड मच मोर, जो कि सीए स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और जो फाइनेंस में जिनका इंटरेस्ट है और बाकी सबके लिए भी जो कि नॉलेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी मेरी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते गाइस। हाँ, तो पूजा की एक क्वेरी आई है कि बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा है कि बेसिकली 3 तरह की वो पेमेंट्स करी, ठीक है। रिटेनरशिप फीस की पेमेंट कर रहे हैं उनकी कंपनी, लाइसेंस फीस की और एडवर्टाइजिंग फीस की पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट कंपनी यानी फॉरेन कंपनी को, ठीक है। बिकॉज आज से मैंने एक नया काम भी स्टार्ट कर रहा है कि जिसकी क्वेरी मुझे यूट्यूब पर रेलेवेंट लगेगी उस पर मैं स्पेशली वीडियो के थ्रू आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है उस पर और उस पर इम्प्लीकेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेरी जो है काफी के लिए रेलेवेंट होगी और बहुतों की क्वेरी, ठीक है। और पूजा, आपसे बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई दे रहा हूं, तो बस मैं आपसे रिटर्न ये चाहता हूँ कि आप जो है गॉड से ये रिक्वेस्ट करो कि जो एग्जाम अभी एक्सटेंड हो गए नवंबर में सीए फाइनल की, इसके वो बेसिकली क्लियर हो जाए, ठीक है। बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप बस एक गॉड से रिक्वेस्ट करो कि मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रिपरेशन तो मेरी सो एंड सो चल ही रही है, लेकिन एक होता है ना कि अगर सब ऐसा पॉजिटिव बात करते हैं, सोचते हैं, तो वैसा अचीव भी हो जाता है। तो बाकी मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूं, लेकिन जस्ट मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के रिटर्न में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपकी क्वेरी सॉल्व होए, तो उसके बाद आप जस्ट मेरे लिए गॉड से प्रे करिए, रिक्वेस्ट करिए कि इसका सीए फाइल का जो सेकंड ग्रुप मेरा पेंडिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं वो बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है। तो पूजा स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, जो आपने मुझसे डाउट पूछा उसका, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या पूछा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा कि जो रिटेनरशिप फीस पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद एक एक पेमेंट को हम लेके चलते हैं, उसके बाद बताएंगे इसके एंड में इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं आप जो रिटेनरशिप फीस की पेमेंट कर रही है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट कंपनी यानी फॉरेन कंपनी को, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका मीनिंग अगर बेसिक देखें, रिटेनरशिप फीस का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, किसी कंसल्टिंग फर्म, फ्रीलांसर, लॉयर को आप कुछ पेमेंट कर रहे हो उनके एक्सपर्टाइज के लिए, ठीक है। और अब हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सब सेक्शन जो है वो 7, अगर आप देखिए 9 सबसेक्शन 1 और सब पॉइंट जो है वो 7, तो सेक्शन 9 इसके लिए रेलेवेंट है, जिसमें बात करते हैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। और ये जो आपकी रिटेनरशिप फीस है कहीं ना कहीं इसी में फॉल कर रही है, क्योंकि वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पेमेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर की पेमेंट फॉर मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की रिलेशन में अगर आप पेमेंट करोगे तो आपकी वो फीस फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होगी, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में गवर्न होती है और पॉइंट नंबर है इसका 7, ठीक है। आप सेक्शन में चेक कर सकते हैं जाके। तो इसमें आपको मैं बताऊं तो जो आपकी पहली पेमेंट है रिटेनरशिप फीस, मेरे हिसाब से उसको कंसिडर करना चाहिए एज अ फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एंड पॉइंट 7 में कवर्ड हो रही है, जिसमें उसने बोला कि कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो फॉर मैनेजरियल, टेक्निकल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वो बेसिकली एफटीएस में कवर होती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो जो रिटेनरशिप फीस का नेचर है अकॉर्डिंग टू मी और इस डेफिनेशन के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हम कंसिडर हमें करना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कि लाइसेंस फीस क्या पेमेंट करो, लाइसेंस फीस पे करो फॉरेन कंपनी को, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि लाइसेंस फीस का बेसिक मीनिंग क्या होता है इन जनरल मेरे हिसाब से, और जो मैंने देखा, जो मैंने स्टडी करा उसका, कि पेमेंट जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हो उसकी परमिशन लेने के लिए आप अगर उसका कोई डिजाइन यूज कर रहे हो, उसका पेटेंट या उसका कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिलेशन में अगर आप उसको पेमेंट करो तो वो रॉयल्टी में कवर्ड होती है, रॉयल्टी पेमेंट्स होती है, वो भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 पॉइंट नंबर जो किसमें दिया हुआ, बेसिकली पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ, ठीक है। तो रॉयल्टी का मीनिंग इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि रॉयल्टी का मतलब होता है आप कोई राइट अगर ट्रांसफर कर रहे हो, इंक्लूडिंग आपको अगर कोई भी सामने वाला कोई भी आपको राइट ट्रांसफर कर रहा है, अपना लाइसेंस ग्रांट कर रहा है सामने वाला, और किसके रिलेशन में, कोई पेटेंट, मॉडल या डिजाइन के रिलेशन में, और उसके लिए अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो ये पेमेंट जो है रॉयल्टी के अंदर आएगी। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है। तो जो आप पेमेंट कर रहे हो लाइसेंस फीस की, जितना आपने मुझे फैक्ट्स पता है मेरी क्वेरी के अंदर, तो उस फैक्ट्स के बेस पर अगर मैं बताऊं तो ये जो पेमेंट है लाइसेंस फीस की जो आप कर रहे हो वो बेसिकली हमें कंसिडर करनी चाहिए द नेचर ऑफ रॉयल्टी, ठीक है।
आप उसके बाद तीसरी पेमेंट देखते हैं, आपको बताता हूं तीसरी कौन सी, आप एडवर्टाइजिंग फीस की पेमेंट कर रहे हो। तो एडवर्टाइजिंग फीस की पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, यार इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसका अलग से भी इनकम टैक्स एक्ट में वो नहीं है, क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है, तो आप इसको हमें ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो एडवर्टाइजिंग फीस की पेमेंट है वो नॉन रेजिडेंट कंपनी को जब कर रहे हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग फीस की, तो नॉन रेजिडेंट कंपनी को जो कर रहे हो वो उसकी इनकम जो है वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी, ये जो एडवर्टाइजिंग फीस वाली इनकम है, जब बेसिकली उसकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस कनेक्शन होगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में बिजनेस कनेक्शन, डीटीडब्ल्यू के हिसाब से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर उसकी इंडिया में होगी तब वो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया ये वाली इनकम उसकी नहीं हो रही, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया जो होती है इनकम, मतलब डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया का मतलब कि इंडिया में अक्रू अराइज नहीं हो रही, लेकिन हम मान लेंगे, डीम्ड का मतलब हम मान लेंगे कि वो इंडिया में अक्रू अराइज हो रही है और उस पर टैक्स इंडिया में ही आएगा, नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, तो एडवर्टाइजिंग फीस का आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने जैसे अपनी क्वेरी में बताया कि आपके पास नो पीई सर्टिफिकेट है उसका नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का, ठीक है, इसका मतलब उसकी इंडिया में कोई पीई नहीं है, ना ही कोई बिजनेस कनेक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एडवर्टाइजिंग फीस की आप पेमेंट कर रहे हो उसको एडवर्टाइजिंग फीस की, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और आप आगे देखते हैं, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मैंने आपको पहले तीनों पेमेंट्स का नेचर बता दिया कि नेचर क्या होना चाहिए, आगे चलते हैं। टैक्सेबिलिटी, टीडीएस का सीन क्या है, टीडीएस आपको पता ही है कि नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं सेक्शन 195 में डिडक्ट करते हैं, तो उसमें तीन पेमेंट्स आ रही, पहली रिटर्नशिप फीस की पेमेंट अगर देखें तो टीडीएस इसमें हम करेंगे, बेसिकली सेक्शन 195 में लिखा हुआ है कि रेट्स इन फोर्स पे टीडीएस होता है। रेट्स इन फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट्स दिए हुए रेलेवेंट ईयर के उसके हिसाब से टीडीएस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे केस में फाइनेंस एक्ट 2020 जो आया था उसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियली 2021 के लिए वो था, यानी कि प्रीवियस से 2021 के लिए, तो उसमें जो रेट्स दिए हुए हैं फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर आप पे कर रहे हो फॉरेन कंपनी को, तो उसमें आपको 10% टीडीएस करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंडीशन भी उसमें दी हुई है कि आपने जो एग्रीमेंट कराओ इंडियन कंपनी यानी आपकी इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट कराओ वो 31 मार्च 1976 के बाद करो। और दूसरी बात ये कि एग्रीमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रूव कर दो, ठीक है, ऐसा बेसिकली इन सेक्शंस में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आपका जो दूसरी पेमेंट है पूजा, बेसिकली रॉयल्टी की पेमेंट आप कर रहे हो जो कि लाइसेंस फीस है। लाइसेंस फीस को हमने रॉयल्टी का नेचर में कंसीडर करा है, तो जो रॉयल्टी फीस है जो आप बेसिकली लाइसेंस फीस पे कर रहे हो उसको भी 10% टीडीएस उस पर आपको करना पड़ेगा जब आप पे करोगे नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, बेसिकली फॉरेन कंपनी को अंडर सेक्शन 195 आपको टीडीएस करना है। तो किस पे करना है, जो आप रिटर्नशिप फीस पे कर रहे हो उस पर 10% टीडीएस, और जो रॉयल्टी पे कर रहे हो यानी कि लाइसेंस फीस उस पर भी 10% टीडीएस, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 195 एज पर रेट्स इन फोर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट पेमेंट आ रही है एडवर्टाइजिंग फीस की। आपको मैंने बताया कि एडवर्टाइजिंग फीस इंडिया में उसकी नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग फीस है वो इंडिया में डीम टू अक्रू अराइज नहीं हो रही है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में कवर नहीं हो रही है, तो इसलिए ये वाली पेमेंट पे इंडिया में उसका टैक्स नहीं बनता। अगर बनता होता तो रेट्स इन फोर्स के हिसाब से, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो तो इस पे 40% के हिसाब से आपको टीडीएस करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग फीस पे। लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजिंग फीस मेरे हिसाब से, और जो हमने फैक्ट्स डिस्क्लोज करेगी, नो पी डिक्लेरेशन हमने ले ली है, तो उस पे इंडिया में बेसिकली टैक्स नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया में नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्स तभी होगी जब वो बेसिकली इंडिया में कोई भी अगर बेसिकली इंडिया में अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है, तब इंडिया में टैक्स होती है, या तो डीम टू अक्रू अराइज हो रही है। डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया का मतलब सेक्शन 9 में अगर कवर हो रही है तो नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्स कर देंगे, और नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे उसकी वॉल इनकम, लेकिन अभी नहीं करनी हमें, क्योंकि मैंने आपको बता दी क्यों नहीं करनी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, हमने तीनों पेमेंट्स का नेचर देख लिया, क्या है तीनों पेमेंट्स कौन सी, रिटर्नशिप फीस, लाइसेंस फीस, एडवर्टाइजिंग फीस। उसके बाद सेकंड चीज है कि टीडीएस का क्या सीन है रेट्स इन फोर्स सेक्शन 195 के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थर्ड स्टेप में देखने का आपको डीटीडब्ल्यू भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी क्वेरी में मेंशन कर रहे हैं कि आपने बेसिकली उससे ऑब्टेन कर लिया, नो पी डिक्लेरेशन ले लिया आपने, फॉर्म 10F ले लिया, टीआरसी ले लिया, बहुत अच्छी बात है, ये चीजें बहुत जरूरी है, तभी आप डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट्स को दे सकते हो, ठीक है। अब डीटीडब्ल्यू आपने बताया कि अपनी क्वेरी में कि आप यूएसए की कंपनी को पेमेंट करो, फॉरेन कंपनी यूएसए की रेजिडेंट है, यानी कि इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए का आपको डीटीडब्ल्यू चेक करना पड़ेगा कि जो रेट्स अभी हमने ऊपर देखे 10% वाला जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 195 रेट्स इन फोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, फाइनेंस एक्ट के अंदर जो रेट्स है 10% है, ठीक है। अगर वो डीटीडब्ल्यू में रेट उससे कम है तो आपको डीटीडब्ल्यू का रेट अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये, इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 90 के अंदर कि हम एसएससी हम कौन सा रेट अप्लाई करते हैं, जो डीटीडब्ल्यू में दिया हुआ है या जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, जो हमने देखा विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, ठीक है। तो जो बेनिफिशियल कौन सा होगा, जो रेट कम होगा,
तो अगर जोन सा रेट कम है वो आप एसएससी के लिए अप्लाई कर दोगे, रेट इन DTAA और रेट इन इनकम टैक्स एक्ट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, वी गोना अप्लाई द सेम इन आवर केस, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इंडिया और यूएस का DTAA आप आराम से इनकम टैक्स की साइड पे चेक कर सकते हो। ये पेमेंट का नेचर मैंने आपको बता दिया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी, या उसके अलावा अदर बिजनेस की इनकम है बेसिकली, एडवर्टाइजिंग फीस जो है, ये नेचर आप चेक करके DTAA में रेट चेक कर सकते हो क्या, ठीक है। और बेसिकली एडवर्टाइजिंग फीस पर TDS पैसे होने, मैंने आपको बता दी क्यों नहीं होना। और रॉयल्टी और FTS में एक बात आपको और बताऊंगा मैं, रॉयल्टी और FTS में एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 में ये भी लिखा हुआ है कि अभी आपने जैसे नो पी डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट कर ली, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और भी कि अगर आपकी 3 नेचर की पेमेंट आप कर रहे हो अगर नॉन रेजिडेंट को, कौन सी नेचर की, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो अगर ये तीनों पेमेंट आप कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को, तो इस केस में ये वाली इनकम हम हमेशा डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया ही मानेंगे और उसकी नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम में इंक्लूड भी कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं। सो सिर्फ इन 3 पेमेंट्स के रिलेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इंडिया में पी है या नहीं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, उसका बेसिकली डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया ही मानेंगे इन 3 पेमेंट्स के रिलेशन में, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो तो, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है तो सेक्शन 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको 3 बातें बताई कि बेसिकली तीनों नेचर का पेमेंट्स क्या होना, तीनों पेमेंट्स का नेचर क्या है, उसके बाद TDS इंप्लीकेशंस क्या है, उसके बाद DTAA में कैसे आप प्रोसीड करोगे। अब आखिरी बात देख लेते हैं कि फॉर्म 15C आपने पूछा कि उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर्म 15C का जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपको इन्फॉर्मेशन तब देनी होती है जब एग्रीगेट रेमिटेंस आप पेमेंट कर रहे हो तो वो 5 लाख तक है, एग्रीगेट रेमिटेंस कर रहे हो 5 लाख तक है। आपने मुझे क्वेश्चन में, आपने मुझे क्वेरी में बताया कि जो आप बेसिकली पेमेंट कर रहे हो तीनों पेमेंट्स $1000 की है, ठीक है। इसका मतलब टोटल पेमेंट आपकी $3000 होगी। और अगर अभी का रेट पकड़ के चले USD का $1 इज इक्वल टू 75 INR हम मान सकते हैं, ठीक है। 74 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो अगर $1 $75 का है तो $3000 आई थिंक हमारे बनेंगे लगभग 2,25,000 के आसपास, ठीक है। तो इतने का अगर बन गए तो बेसिकली क्या होगा, आपकी पेमेंट जो हुई 2,25,000 की टोटल, तो वो पेमेंट जो आपकी 5 लाख के अंदर है, इट मीन्स दैट द पेमेंट विच आर मेकिंग टू नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, it is up to 5 lakh. It is up to 5 lakh. So that's why we have to fill form 15CA part A. Okay. We part A तब fill up करते हैं जब when your total payment is up to 5 lakh. Okay. तो आपको part A fill up करना है क्योंकि आपकी total payment 5 लाख तक है, up to 5 lakh है। और दूसरा आपको part D भी fill करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो एडवर्टाइजिंग फीस वाली मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट है वो वाली पेमेंट बेसिकली चार्जेबल टू टैक्स नहीं है इंडिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं हो रही है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आपने बताया नो पी डिक्लेरेशन आपने ले ली है, तो इसका मतलब पार्ट डी कब भरते हैं, हाँ दूसरा पार्ट डी तब फिलअप करते हैं जब अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। आपके केस में नॉट चार्जेबल टू टैक्स कौन सा है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग फीस, ठीक है, क्योंकि जो लाइसेंस फीस और जो रिटेनरशिप फीस है वो टैक्सेबल है ही, ठीक है। तो ये आपकी, ये मेरे हिसाब से मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया, आपको क्रिटिकल एनालाइज करके मैंने बताया, एनालिसिस देख कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से दे दिया और मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखिए ताकि आपको क्लियर हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिसकी भी कोई भी क्वेरी है बेसिकली वो मुझे कम्युनिकेट करे और मैं बेसिकली उस पर वीडियो बनाऊं और ये बहुतों तक बात पहुंचे, क्योंकि आपको पता ही है पूजा के नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है एंड शेयरिंग इज लाइक अ केयरिंग, ठीक है। तो जितना आप शेयर करोगे नॉलेज और जितना मेरी वीडियो शेयर करोगे, इसको लाइक करिए। आपको अगर नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना, उसके बाद लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया ताकि आगे कोई भी दिक्कत हो हम ऐसे कर लेंगे डिस्कशन। और दूसरा मेरे लिए गॉड से प्रेयर जरूर करिए कि इसका सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप जो है वो नवंबर अटेम्प्ट है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना बेसिकली आजकल तो ये है कि प्रिपरेशन अपनी अलग है और भगवान का नाम लेते रहो वो भी सही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे क्वेरी से बेनिफिट हुआ है तो प्लीज आप बेसिकली ऐसा करना कि जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरा इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना और आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।